हम क्लास 12th का जो है हिस्ट्री का जो आपका सैम्पल पेपर आया है हिस्ट्री का, ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा। ये आपका हिस्ट्री का सैम्पल पेपर है, सीबीएसई की तरफ से जो है इंग्लिश मीडियम में आया था। हमने इसे जो है हिंदी में कन्वर्ट किया है, पूरा सेम कन्वर्ट किया गया है। जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पे हिस्ट्री है, ये आपका टर्म 1 का जो है क्वेश्चन पेपर है, 2021 और 22 का है, और ये क्लास 12th के लिए है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन पेपर और बात करें आगे की, तो यहाँ पर आपका जो टाइम दे रखा है 90 मिनट का दे रखा है। आपका जो पेपर होगा वो आपका 90 मिनट का होगा, और साथ ही जो है ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो इसके अंक है वो 40 नंबर के आपके फर्स्ट टर्म में आएंगे। 40 नंबर के क्वेश्चन जो है आपके इसमें है। साथ ही जो है कुछ सामान्य निर्देश है, जैसे कि पेपर जो है, पहला निर्देश दे रखा है कि पेपर को जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ए, बी, सी और डी, 4 भागों में जो है पेपर को डिवाइड किया गया है। दूसरा है खंड ए में, यहाँ पे बताया हुआ है कि आपका जो खंड ए है, खंड ए में जो है कुल जो प्रश्न है वो 24 है, और उसमें से आपको जो है 20 प्रश्न करने हैं। यहाँ पे आपको बता दिया है। ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो है ये एक नया जो है क्वेश्चन पेपर है, नए प्रोग्राम से है, मतलब आपका नया पैटर्न है, उसी के अकॉर्डिंग है। तो आपको इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि पहले जो पैटर्न था उसमें तो ईजिली आपको सभी पहले की चीज़ें होती थी, आपको पता ही होगा। लेकिन इस बार क्या हुआ है, कुछ चेंजेस हुए, तो एमसीक्यू टाइप जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं। तो इसीलिए खंड ए में जो है आपके 24 प्रश्न है, उसमें से 20 करने हैं। खंड बी में 22 प्रश्न है, उसमें से आपको 18 करने हैं। खंड सी में 12 प्रश्न है, और ये जो खंड जो सी है, इसमें जो है आपको जो केस आधारित प्रश्न, यानी आपको जो है पैसेज टाइप दे देंगे, उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसमें टोटल 12 क्वेश्चन होंगे, तो उसमें से 10 करना है। और जो खंड लास्ट है डी आपका, उसमें बताया गया है कि आपके जो है 59 और 60, ये जो दो क्वेश्चन है ये मानचित्र पर आधारित होंगे। ये जो क्वेश्चन आएंगे मानचित्र से आएंगे आपके। और कुछ लास्ट है आपका जो सामान्य निर्देशों में आपके 2 है, जिसमें बताया गया है कि सभी जो प्रश्न है उसके अंक समान है, सभी 1 नंबर का ही है, और इसके लिए आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। जैसे आपने 3-4 क्वेश्चन गलत कर दिया, तो उसके बदले आपको जो सही किया वो गलत नहीं जाएंगे। तो ये बता रखा है आपका इस क्वेश्चन पेपर में। और आप जो ये क्वेश्चन पेपर देख रहे होंगे सेम, इसमें टाइम लगा है, क्योंकि इसे हमने सेम जो है ट्रांसलेट करने की कोशिश करी है। जैसा क्वेश्चन पेपर होता है वैसा ही इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश की गई है। आगे देखते खंड का में जो है सबसे पहला जो आपका प्रश्न पूछा गया है कि जो निम्नलिखित में से द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी जो पुस्तक है, आर्कियोलॉजी जो पुस्तक है, इसके जो लेखक थे वो कौन थे। आपके सामने ऑप्शन है, ए है रेम व्हीलर, बी है आपका जॉन मार्शल, सी है एस.एन. रॉय, और डी है आपका राखलदास बनर्जी। तो इसमें जो है आंसर है इसका आपका सी आंसर जो है वो राइट आंसर है। एस.एन. राय जो है इसका राइट आंसर है। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी पुस्तक के लेखक ये थे। आज की ये वीडियो जो है बहुत थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा ही लंबी हो सकती है, क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले, साथ में आंसर भी बताने वाले, और पूरा क्वेश्चन पेपर देखने वाले आज की इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आते, तो यहाँ पे पूछा गया दूसरा क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ASI के पहले महानिदेशक थे, यानी भारतीय पुरातत्व के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। ये थोड़ा जो है इंग्लिश में था, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया तो ज़्यादा शुद्ध हो गया। यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, ए है आपके सामने अलेक्जेंडर कनिंघम, बी है हैरोल्ड हरग्रीव्स, दयाराम साहनी और जॉन मार्शल। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अलेक्जेंडर कनिंघम। ये जो है इसका राइट आंसर है। ये जो मैं सारे आंसर बता रहा हूँ वो आंसर की आपको दिया गया है सीबीएसई की तरफ से, और ये आंसर मैं वहीं से आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित धार्मिक प्रथाओं में से कौन सी एक हड़प्पा संस्कृति से अपरिचित और असामान्य प्रतीत होती थी। हड़प्पा सभ्यता में ऐसी कौन सी धार्मिक प्रथा थी जो हड़प्पा संस्कृति से हमें बहुत अलग और असामान्य प्रतीत होती थी। तो देवी माँ, पुजारी राजा, यौगिक मुद्रा मोहर और सांस्कृतिक यज्ञ।
तो हमने देवी माँ ये सारी चीज़ें देखी है, पुरोहित राजा की हमें थोड़ी थोड़ी जो है अवशेष भी मिले हैं, यौगिक मुद्रा महर ये भी पाया गया है, लेकिन सांस्कृतिक यज्ञ जो है ये थोड़ा अलग सा हमें दिखाई देता है हड़प्पा सभ्यता में। तो असामान्य कौन सा हमें प्रतीत होता है? ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना स्तूप है? सबसे प्राचीन स्तूप की बात हो रही है यहाँ पर। आपके सामने ऑप्शन है, कुछ आगे बताया भी गया है कौन सा भारत का सबसे पुराना स्तूप है, और इसमें थोड़ा आपको वो दे दिया गया है ताकि आप जान भी लो, हिंट दे दिया आपको कि और मौर्य राजा अशोक द्वारा बनवाया गया था। ये आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पुराना भारत का स्तूप कौन सा था, और ये भी पूछ सकता है कि सबसे पहले राजा अशोक द्वारा बनवाया गया स्तूप कौन सा था, नाम बताइए। तो आपके 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, आपके सामने ऑप्शन है जैसे शांति स्तूप, अमरावती स्तूप, सांची स्तूप और नागार्जुन कोंडा स्तूप। तो ये जो स्तूप है इसका आंसर जो है राइट आंसर है वो है सांची स्तूप। सांची का स्तूप जो है सबसे पुराना स्तूप है भारत का, और साथ ही जो मौर्य राजा थे अशोक, उनके द्वारा बनवाया गया था। आंसर मैंने लिख टाइप कर दिया है, साथ ही ये पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा क्लास 12 के, अगर आपको डाउनलोड करना हो तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। मैं लिंक नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू जैन धर्म या तीर्थकर के अर्थ का वर्णन करता है? तो आपके सामने ऑप्शन है, सुप्रीम बीइंग जो भगवान का अवतार है, वे जो अस्तित्व की नदी के पार पुरुषों और महिलाओं का मार्गदर्शन करते हैं, वेदांत तप्त के मार्ग पर चलने वाले जो परम सत्य और धर्म को जानते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि जैन धर्म जो है यानी तीर्थकर का जो अर्थ का है वो वर्णन करता है। तीर्थकर के अर्थ क्या है, इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें आपको बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका वे जो अस्तित्व की, यानी बी जो है इसका राइट आंसर है। आपके सामने ये बी दिख रहा होगा यहाँ पर, वे जो अस्तित्व की नदी पार पुरुषों और महिलाओं का मार्गदर्शन करते हैं, ये इसका राइट आंसर है तीर्थकर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जो ऐसा साम्राज्य था जिसने पहली बार जो है पहली शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के जारी किए थे? आपको इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य ने पहली शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के जारी किए थे। तो आपके सामने ऑप्शन है, गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य, यौध्य साम्राज्य। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका कुषाण साम्राज्य। इन्होंने जो है सबसे पहली बार जो है पहली शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है विशेष रूप से सेल वस्तुओं के लिए जो उत्पादन के लिए समर्पित था? तो ये जो है आपसे पूछा गया है कि सेल वस्तुओं के उत्पादन के लिए जो हड़प्पा सभ्यता में शहर था वो कौन सा ज़्यादा फेमस था, वहाँ पर सेल उत्पादन ज़्यादा हुआ करता था, सेल वस्तुएं बहुत ज़्यादा मिला करती थी। तो आपके सामने ऑप्शन है, कोट दीजी है, कालीबंगा है, मांड है और चहुंदड़ो है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका चहुंदड़ो जो है राइट आंसर है इसका। इस जगह पर जो है शिल्प उत्पादन जो है, ये जो जगह था ये शिल्प उत्पादन के लिए फेमस था, समर्पित था। अगर आप आंसर की डाउनलोड करके देखेंगे तो यहाँ पर क्या बताया है, चहुंदड़ो तो लिखा है लेकिन आंसर में क्या बताया गया, सी बताया गया। यहाँ डी छोड़कर सी लिखा हुआ है, तो ये आपको देख लेना है। आंसर जो है चहुंदड़ो है लेकिन आंसर की में यहाँ सी लिख गया है, तो आंसर की में थोड़ी गड़बड़ी भी थी जो मैंने देखा। तो ये भी आपको याद रखना है, समय समय पर देखते रहना है कि आपसे कोई गलती ना हो जाए आंसर को जानने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे? जो प्रयाग प्रशस्ति था उनके जो लेखक थे वो कौन थे, या रचयिता थे वो कौन थे, कौन माने जाते? आपके सामने ऑप्शन है, कालिदास, कल्हन, हरिसेन और बाणभट्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका हरिसेन, सी जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा की घरेलू स्थापत्य कला में दीवारों के साथ साथ खिड़कियां नहीं थी। ये आपने पढ़ाई होगा बुक में कि हड़प्पा जो सभ्यता थी वहाँ पर जो है घरेलू स्थापत्य कला, यानी वहाँ की जो घरें बना हुआ करती थी उनके साथ साथ जो है खिड़कियाँ नहीं थी। निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविदों द्वारा उल्लेखित संभावित कारणों की पहचान करें? मतलब दीवारों के साथ साथ जो खिड़कियाँ नहीं थी उनका क्या रीज़न था, क्या कारण था, आपको बताना है।
तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आपका, ये प्रथा थी, गोपनीयता बनाए रखने के लिए, वायु संचालन की कोई चिंता नहीं, अनियोजित प्रक्रिया का हिस्सा। तो आपके सामने जो राइट आंसर है वो है बी, गोपनीयता बनाए रखने के लिए जो हड़प्पा वासी है वो खिड़कियां नहीं बनवाते होंगे, ऐसा माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वैसे ही ये जो मैं आपको जो क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ ये करीब बहुत ज़्यादा टाइम का हो जाएगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूँ मैं हर एक क्वेश्चन में। जैसे अगला क्वेश्चन है, महाभारत के जो रचना है पारंपरिक रूप से किसी एक ऋषि को जो है जिम्मेदार ठहराया गया। जो महाभारत है वो तो कई सालों तक लिखी गई, लेकिन उसके रचयिता को किसी एक व्यक्ति को जो है ठहराया जाता है जिम्मेदार, वो कौन है आपको बताना है। वैसे जो महाभारत है उसके कोई एक रचयिता नहीं है रियल में, लेकिन किसी एक को जो है वो श्रेय दिया गया है कि इनके रचयिता ये है। तो आपके सामने ऑप्शन है ए ऋषि कनाद, अगला है कपिला, ऋषि कपिला, ऋषि अगस्त्य, और डी है आपका ऋषि व्यास। तो राइट आंसर है आपका डी, ऋषि व्यास को जो है जो महाभारत है उसके रचयिता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 15वीं शताब्दी ईस्वी में, मतलब 15वीं शताब्दी में जो है विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की और उसके साम्राज्य की किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ था। मतलब एक व्यक्ति था जिसने जो है विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करी थी और वहाँ वो जो किलेबंदी देखा, वहाँ के जो शहर थे वो किलेबंद थे, मतलब चारों तरफ से घेरे जाते थे, तो उनसे वो बहुत प्रभावित हुआ। तो वो कौन थे जिन्होंने यात्रा करी थी और जो बहुत प्रभावित हुए थे किलेबंदी से। आपके सामने ऑप्शन है दुराटे बरबोसा, अब्दुल रजाक, कॉलिन मैकेंजी और डोमिंगो पेस। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है आपका सी, कॉलिन मैकेंजी जो है इससे बहुत प्रभावित हुए थे, वहाँ पर जो किलेबंदियाँ की गई थी और इन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य की यात्रा भी करी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां, निम्नलिखित में से कौन भिक्खुनी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। मैंने जो है हिस्ट्री का जो आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज जो निकलते हैं एमसीक्यू वो मैंने बताया था, और इसमें से कई सारे क्वेश्चन जो है वो उसमें आए हैं। तो आपको जो है वो ज़रूर वीडियो देखनी है क्योंकि उसमें और भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो इसमें जो है ये भी क्वेश्चन आया हुआ है जो मैंने आपको जो कराया था आपके चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भिक्खुनी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। आपके सामने ऑप्शन है ए महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा, महामाया और धमानंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका महाप्रजापति गौतमी, जो कि पहली भिक्खुनी महिला थी। ये आपका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, महानवमी डिब्बा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। महानवमी डिब्बा अगर आप पढ़े हैं तो आपको उसके बारे में नॉलेज ज़रूर होगी, और इसमें आपको बताना है कि जो महानवमी डिब्बा है इसमें से कौन सा ऐसा कथन है, कौन सी ऐसी लाइन है जो सही है। तो महानवमी डिब्बा द किंग प्लेस कॉम्प्लेक्स का हिस्सा था, बी है महानवमी डिब्बा पवित्र केंद्र का एक हिस्सा था, सी है महानवमी डिब्बा एक काउंसलिंग हॉल था, और डी है महानवमी डिब्बा एक चर्चा हॉल था। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ए, महानवमी डिब्बा द किंग्स पैलेस कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा था, जहां पर राजा अपनी क्या करते थे, अपनी जो मतलब बहादुरी दिखाया करते थे, कितने शक्ति प्रदर्शन किया करते थे महानवमी डिब्बा पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णदेव राय निम्नलिखित में से किस राजवंश से थे। कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर के राजा थे, जो उनको जो है किस राजवंश से संबंधित माना जाता है या है वो। तो आपके सामने ऑप्शन है संगम, तुलुव, अरविदु और सुलुभ। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका बी, तुलुव जो है इसका राइट आंसर है। इससे वो इस राजवंश से वो संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है 15वां, मध्य पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व को अक्सर जो है विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। आपके सामने जो कहा गया है कि मध्य पहली शताब्दी ईसा पूर्व को जो है विश्व में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। क्यों माना जाता है आपको ये बताना एक तरह से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो आपके सामने ये ऑप्शन दे रखे हैं कि यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिए हुए ए कि दुनिया के विचारकों ने अस्तित्व के रहस्य को समझने की कोशिश करी थी, सिक्कों के उपयोग का विकास और विस्तार, महाजन पद के रूप में प्रारंभिक अवस्था का उदय, गणों और संघों को स्थायी सेनाओं द्वारा सहायता प्रदान की गई।
इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए। दुनिया के जो विचारक थे, बहुत बड़े बड़े जो आज के समय पे जाने जाते, उनका जो अस्तित्व है, उन्होंने रहस्य को समझने की कोशिश करी थी। उनका जो अस्तित्व है यानी मानव है, उनके जो रहस्य है, वो जो पीछे के उनके जो भी काल रहे, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते तो हम अपने पीछे के रहस्य को देखते, तो वैसे ही जो है उस समय में उन्होंने अपनी जो है रहस्य को समझने की कोशिश करी थी। ये एक महत्वपूर्ण जो है माना जाता है पहलू या महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 16वां, सिखों के निम्नलिखित गुरुओं में किसने श्री गुरु आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किया? ये आपके सामने ऑप्शन है। जो सिखों के जो है यानी गुरुओं में किसने जो है गुरु आदि ग्रंथ साहिब का जो है संकलन किया था? आपके सामने ऑप्शन है। ए गुरु तेग बहादुर, ये बहादुरी लिख गया है तो बहादुर होगा, और गुरु अर्जन देव, गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आंसर बी, गुरु अर्जन देव जो है इसका राइट आंसर है। उन्होंने क्या किया था? जो गुरु आदि ग्रंथ साहिब था उनका संकलन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा की लिपि को रहस्यमय लिपि क्यों कहा जाता है? ये सबको पता ही होगा लगभग इस क्वेश्चन का आंसर। इनमें से आपको चयन करना है क्यों कहा जाता था। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए है जहाँ पे ये मिस्र की चित्र लिपि से मिलता है, चित्र लिपि से मिलता है, ये आपका यहाँ काट दिए, चित्र लिपि से मिलता जुलता है। बी है इसमें बहुत अधिक प्रतीक थे, संख्या 600 से 1000 के बीच, ये बाएं से दाएं लिखा गया था, इसकी लिपि आज तक अस्पष्ट है। मतलब यहाँ पे देख रहे होंगे आप, इसमें से ये भी सही है कि ये मतलब यहाँ पे आपको सही भी दे सकता है। और यहाँ पे लेकिन मेन चीज़ जो पूछा गया है, हड़प्पा की लिपि को रहस्यमय लिपि क्यों कहा जाता है, तो आपको ये ढूंढना है, ये नहीं ढूंढना है कि ये किसी से मिलता जुलता है। क्यों? क्योंकि इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका, यानी अस्पष्ट है। अस्पष्ट का मतलब है इस लिपि को आज तक कोई नहीं पढ़ सका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां, निम्नलिखित में से कौन सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था? सातवाहन की बात हो रही है। सातवाहन में ऐसा कौन सा शासक था जो सबसे प्रसिद्ध शासक था? आपके सामने ऑप्शन है। यज्ञ ऋषि सतकर्णी, सिमुका सतकर्णी, गौतमीपुर पुत्र श्री सतकर्णी और वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी। तो आपके सामने जो ये सारे ऑप्शन है, इसमें से जो राइट आंसर है सातवाहन का सबसे जो प्रसिद्ध शासक है वो है आपका आंसर सी, गौतमीपुर पुत्र श्री सतकर्णी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान भरना है आपको। यहाँ पर 19वां क्वेश्चन जो है इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स जो है करना है। यहाँ पे दे रखा है कि विनय पिटक, सुत पिटक और अभिदम्भ पिटक जो है उसके संकलन को क्या कहा जाता है, आपको यहाँ पे भरना है। तो आपके सामने ऑप्शन है दीपवंश, त्रिपिटक, महावंश और अशोकवंदा। तो इसका जो राइट आंसर है लगभग सभी बच्चों को पता ही होगा, ये जो है विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक मिलकर त्रिपिटक का निर्माण करते हैं, मतलब त्रिपिटक ये बनते हैं। तो इसका आंसर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस मंदिर का प्रयोग जो है केवल विजयनगर जो शासक हुआ करते थे वो किया करते थे या उनके परिवार द्वारा किया जाता था? आपके सामने ऑप्शन है, समझ गए होंगे आप। एक बार मैं क्वेश्चन में दोबारा बता देता हूँ। निम्नलिखित में से जो है ऐसा कौन सा मंदिर था जिनका प्रयोग जो है सिर्फ वहाँ के राजा यानी शासक और उनके परिवार द्वारा किया जाता था? आपके सामने जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है विट्ठल मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, हजार राम मंदिर और रघुनाथ मंदिर। इसमें से जो आपका राइट आंसर है हजार राम मंदिर ऐसा मंदिर था जो सिर्फ राजा और राजा के परिवार ही जा सकते थे अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक थे? अर्थशास्त्र पुस्तक जो लेखक थे उनके बारे में आपको बताना है कौन थे इनमें से। आपके सामने ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, चाणक्य और बिंदुसार। तो इसमें से जो राइट आंसर है चाणक्य ने जो है अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना करी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में राय और नायक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती थी? यहाँ पर जो है आपके सामने ऑप्शन है, यहाँ पर जो है डायरेक्ट बता देता हूँ मैं आंसर, बहुत टाइम हो जाएगा ऐसे, कि जो विजयनगर साम्राज्य था वहाँ के जो राय और नायक हुआ करते थे तो कौन सी भाषा बोलते थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, कन्नड़ और तेलुगु जो है उनकी मतलब वो बोलते थे, वो उनकी भाषा थी, कन्नड़ और तेलुगु। आंसर बी हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किस
एक युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य को कमजोर कर दिया। विजयनगर साम्राज्य का जो है एक अंत होने का कारण है या उनके कमजोर होने का कारण जो माना जाता है वो आपको बताना है कि एक युद्ध हुआ था विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर का मतलब विजयनगर साम्राज्य से किसी का, तो वह कौन सा युद्ध था जिसने जो है इसको कमज़ोर कर दिया था। आपके सामने ऑप्शन है तालिकोटा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, मैसूर की लड़ाई और श्रावणकोर की लड़ाई। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है आपका तालिकोटा का युद्ध, जो है ऐसा युद्ध था जिसने विजयनगर साम्राज्य को बहुत कमज़ोर कर दिया था। और यहाँ इस लड़ाई को जो है राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बेगम ने सांची जो स्तूप है उसका संरक्षण के लिए धन उपलब्ध कराया। मतलब उनकी बहुत बड़ा योगदान रहा सांची के स्तूप में उनके संरक्षण के लिए, ये पूछा गया है। धन उपलब्ध कराया था इन्होंने उनके जो सांची का स्तूप होता है उसको बचाने के लिए। तो कौन है इनमें से, शाहजहाँ बेगम, नूरजहाँ बेगम, रुकैया बेगम, नूर उन निसा बेगम। तो राइट आंसर जो है आपका वो है ए, शाहजहाँ बेगम ने जो है पैसे दिए थे, धन दिए थे ताकि सांची का स्तूप है वो बचा रहे। अगला है खंड बी पर है। खंड आपका ए हो गया है जहां पर आपके 24 प्रश्न थे और उसमें से आपको 20 करने थे, ये आपको पता होगा। अगला है खंड बी जहां पर जो है आगे क्वेश्चन देखते हैं खंड बी में क्या कहा गया है। ये आपका क्वेश्चन है कि संगम पाठ में दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दक्षिण भारतीय गाँवों में किसानों की दो श्रेणियाँ के रूप में वेल्लालर और अधिमाई का सही वर्णन करता है। मतलब वेल्लालर और अधिमाई इनमें से आपको बताना है कि कौन है, ये कौन सी लाइन जो है आपकी सही है। जैसे वेल्लेलर एक हल चलाने वाला और अधिमाई जमींदार के रूप में, मतलब इनको जो कहा जा रहा है वो एक हल चलाने वाले हैं और इनको जो अधिमाई है इनको कहा जा रहा है जमींदार है। ये पॉइंट। बी पॉइंट देखते हैं, वेल्लेलर एक जमींदार और अधिमाई एक किसान, यहाँ पे जो है उल्टा कर दिया गया है। अगला है सी, वेल्लेलर एक किसान और एक जमींदार अधिमाई। अगला जो है वेल्लेलर एक जमींदार और एक गुलाम अधिमाई। मतलब जो आंसर आपका जो है इनमें से है वो है डी। इसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया जो वेल्लेलर है और अधिमाई है उनके बारे में आपको सही सही बताना है कि वो कौन थे। जैसे वेल्लेलर थे वो कौन थे, तो इसमें से जो राइट आंसर है वो आपका डी, वो जमींदार हुआ करते थे। और जो अधिमाई है वो कौन हुआ करते थे, ये है गुलाम। तो आंसर जो है आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जानकारी को पढ़े और एक उप अनुशासन के अभ्यासों की पहचान करें। ये आपसे पूछा गया है, बताया गया है। तो पुरातत्व मतलब वे प्राचीन पशु अवशेषों के विशेषज्ञ है। मतलब पुरातत्व जो विद है वो प्राचीन पशुओं के अवशेषों के विशेषज्ञ है। उन्होंने अध्ययन करने की कोशिश की और जानवरों की हड्डियों के माध्यम से हड़प्पा के जो जीवन निर्वाह है रणनीतियों को समझ सकेंगे, ऐसा उन्होंने प्रयास किया। और हड़प्पा स्थलों पर पाया गया जो संकेत है, जो भी संकेत उन्हें मिला है उन्होंने दिया है कि हड़प्पा ने कुछ जानवरों को पालतू बनाया था। यानी हड़प्पा वासी जो थे उनके पास कुछ पालतू जानवर भी हुआ करते थे। तो वो कौन से पुरातत्वविद है जो कहते हैं, मतलब नाम नहीं बताना है आपको, उनकी कैटेगरी बतानी है। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, पुरातत्व प्राणी विज्ञानी। इन्होंने बताया था कि वो जो है कुछ पालतू जानवर भी रखा करते थे, मतलब जानवरों को पालतू भी बनाया करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्ध के प्रतीकात्मक प्रतिनिधि से गलत जुड़ा है। मतलब आपको जोड़ा बताना है, जैसे ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, यहाँ पे आप एरो दिख रहे होंगे। तो ये जो है ये एरो एक सही कौन सा ऐसा जोड़ा है जो गलत जुड़ा हुआ है। बुद्ध के जो खाली आसन है बुद्ध का ध्यान है, ये तो सही है। पहिया बुद्ध का उपदेश, बोधि वृक्ष बुद्ध का जन्म, तो ये आपका सी जो है वो गलत है, क्योंकि बोधि वृक्ष जो है वहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ना कि उनका जन्म हुआ था। तो आंसर सी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28वां, निम्नलिखित जानकारी की सहायता से महाभारत के चरित्र की पहचान कीजिए। मतलब आपको जो है ये कुछ लाइनें बता रखी है, यहाँ पर 2 लाइनें दे रखी है, 2 पॉइंट दे रखा है आपको, इनमें इसे देख के जो है बताना है। जैसे कौरवों और पांडवों के गुरु और उपदेशक एकलव्य को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया, तो वो कौन थे। इन दोनों पे जो सेट बैठते हैं, मतलब इनमें दोनों ही जो पॉइंट दे रखे हैं उनके आंसर एक ही है, तो वो कौन है। आपके सामने ऑप्शन है गुरु वशिष्ठ, गुरु व्यास, गुरु संदीपनी
और गुरु द्रोणाचार्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुरु द्रोणाचार्य, इसका जो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। महाजनपद आप सभी जानते ही होंगे कि क्या होता है। तो इसमें पूछा गया है कि महाजनपदों के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो आपके सामने ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, उसमें कहा गया है कि महाजनपद केवल मगध, कौशल, कंधार और अवंती थे। तो ये गलत है, महाजनपद की संख्या 16 थी, ये तो गलत हो गया, इन्होंने इधर 2-4 बताया सिर्फ। अगला है, अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। कुछ जिन्हें गण या संघ के रूप में जाना जाता है राजाओं के अधीन शासित कुलीन वर्ग थे। और जो लास्ट है आपका वो है कि प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे अक्सर किलेबंद किया जाता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, मतलब महाजनपदों पर अगर हो ना हो, कुछ ना हो, लेकिन राजा शासन जरूर किया करते थे। अधिकांश महाजनपदों पर क्या तो होता था, राजा का शासन हुआ करता था। तो आंसर बी जो है आपका सही हो जाएगा। मतलब आपको जो है इनमें से सही बताना था। तो आपको जो है पहला आप देखेंगे बी, और आपका यहाँ पे आंसर बता रखा है कि आपको जो है बी में क्या है, एक दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों ही सही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 पॉइंट जो है इसके सही है, एक गलत है। तो एक गलत है और बाकी ये 3 नीचे के सही है, ए बी सी डी सही है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में 2 कथन है, ए और आर करके है। 2 कथन, एक ए और आर करके है। ए का मतलब है एक जो है आपको किस लिए यूज़ किया गया, कथन के रूप में, और जो आर है वो रीज़न यानी कारण के रूप में यूज किया गया। तो आपको ये इसमें बताना है कि ये सही है कि नहीं है। तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। 500 ईसा पूर्व के मानदंडों को संस्कृत ग्रंथों में संकलित किया गया जिन्हें धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के रूप में जाना जाता है। कथन ए है। और आर जो है ये क्या कहता है, कारण है इसका। तो कारण क्या कहता है, आर, ब्राह्मणों ने सामान्य रूप से समाज के लिए सामाजिक व्यवहार की संहिताएं निर्धारित करी। तो इसमें आपको बताना है कि ए और आर दोनों एक दूसरे से सही है, किस प्रकार अलग है, ये सारी चीज़ें ऑप्शन में दे रखी है। तो ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन में दिया गया है कि जो ए है और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 1 पॉइंट ये हो गया। बी है आपका, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। सी है, ए सच है लेकिन आर झूठा है, मतलब झूठ है। और डी है, ए गलत है लेकिन आर सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा ए, मतलब ए जो है, ए और आर दोनों सही है लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो ये हो जाएगा आपका। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये है कि सांची के स्तूप में शैला भंजिका यानी शैल भंजिका है इधर। तो आदर्श के निगमन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे संभावित है। तो आपको इसमें सांची के स्तूप में शैल भंजिका आदर्श के निगमन के जो लिए है, इनमें से कौन सा विकल्प है जो संभावित स्पष्टीकरण है। तो आपके सामने ऑप्शन है ए महापरिनिब्बाण, ताकत और ज्ञान, शुभ प्रतीक और धार्मिक मूर्ति। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका शुभ प्रतीक, सी जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको जो है इन पर विचार करना और इसमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। मतलब इसमें आपको ऑप्शन दे रखे थे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा, लेकिन इसे पढ़ लेते हैं पहले हम। यहाँ पे आपके 3 कथन दिए हुए। 3 कथन में हड़प्पा सभ्यता शहरी केंद्रों का विकास था। दूसरा दिया है हड़प्पा के शहरों की सबसे विशिष्ट विशेषताएं सावधानी पूर्वक नियोजित जल निकासी व्यवस्था थी। और डी आपका तीसरा जो है हड़प्पा की सड़कें और गलियों को एक अनुमानित ग्रिड पैटर्न के साथ तैयार किया गया था। तो इसमें बोला गया है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से, यहाँ पे बताया गया हड़प्पा सभ्यता के बारे में उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो आपके सामने ऑप्शन है केवल ए, मतलब केवल 1, केवल 2, केवल 3, मतलब 1 और 2 दोनों सही है, और 1, 2, 3 सही है। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है आपका डी, 1, 2 और 3 तीनों जो है बातें हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जानकारी की सहायता से आपको जो है महाभारत के चरित्र की पहचान करनी है। ये आपके 2-3 जो है पॉइंट दे रखे, इसे पढ़ना है आपको। जैसे राक्षस कुल के थे,
भीम के साथ विवाहित घटोत्कच की माता। तो आपको जो है इसमें से पहचानना है कौन है। तो इसका जो आपके राइट आंसर है वो है हिडिंबा। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट आंसर बता दिया आपको, हिडिंबा जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उन्हें देवनम्पिया और पियादस्सी कहा जाता था। उन्हें जो है पियादस्सी एक तरह से कहा जाता था और उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया 268 से 232 ईसा पूर्व। उन्हें धम्म के प्रचार के लिए याद किया जाता है। तो वो कौन थे? तो सभी को पता ही होगा वो कौन थे, अशोक थे। अशोक इसका जो है वो ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पुरातत्ववेत्ताओं की भूमिका योगदानों को जो है सुमेलित करना है, मतलब मिलान करना है आपको। ये आपको मिलान दे दिए गए और इनमें आपको जो मिलान बताना है कि कौन सा मतलब सही है। जैसे ए यहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंघम, इसको आपको किससे मिलाना है ये देखना है। दयाराम साहनी, इसको किससे मिलाना है, इसको किससे मिलाना है, इसको किससे मिलाना है। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है आपका, मतलब यहाँ पर आपको दे रखा है ऑप्शन कि ए का क्या मतलब ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा और डी का क्या होगा। तो यहाँ पर दे रखा है ये, इसमें से जो राइट आंसर देख लेते हैं डायरेक्ट हम, वो है आप मिलान कर लेना। ए जो है इसका राइट आंसर है। तो इसे आप कर सकते हो, मैं पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी सही है। आपको विजयनगर साम्राज्य मैंने आपको पहले ही बताया, तो उसमें बताने की निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी सही है। तो इसका पहला राजवंश संगम वंश का था। तुलुवों की जगह अरविदों ने ले ली थी। कृष्ण देवराय सुलु वंश के थे। हरिहर और बुक्का अरविदु वंश के थे। इसमें आपके सामने ये दे रखा है ऑप्शन, जहाँ पे 2 और 3, 1 और 3, 1 और 4 और 1 और 2 बताया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका डी, 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 37वां, 12वीं शताब्दी में वीर शैव परंपरा के रूप में एक नए आंदोलन का उदय हुआ था। यह आज भी इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुदाय जो है बना हुआ है। इसके बारे में हमारी समझ परंपरा आंदोलन में शामिल महिलाओं और पुरुषों द्वारा रचित वचनों से ली गई है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कौन सा कथन सही है। आपके सामने ये ऑप्शन दे दिए गए हैं कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो आंसर है वो कौन सा पॉइंट है जो सही है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जान लेते हैं, यह केरल में उभरा था। इसका नेतृत्व बासवन्ना ने किया था। उनके अनुयायी नयनार के नाम से जाने जाते थे। उन्हें जाति के विचार और पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन किया था उन्होंने। तो इसका जो एक राइट आंसर है वो है आपका बी, इसका जो नेतृत्व था वो बासवन्ना ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म है। ये बताना है कि आपके जो ये सामने दे रखे हैं, जैसे ये शासक है और ये क्षेत्र है, तो इनमें आपको सही युग्म बताना है। जो पहले से मिले हुए वो कौन सा सही है, आपको मिलान नहीं करना है इसमें ये बताना है कि कौन सा सही है। सुल्तान कर्नाटक का था क्या, गजपति दक्कन का था क्या, मतलब क्षेत्र बताना आपको। चोल कहाँ के थे, तमिलनाडु के। तो ये आंसर जो राइट है, बाकी सारे गलत है, आपको ये देखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 39वां जो है, बॉक्स में दी गई निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ना है आपको और फिर जो है उसके आंसर देने। तो यहाँ पे बताया, वह मारवाड़ में एक मेड़ता की एक राजपूत राजकुमारी थी। वह भगवान कृष्ण को अपना प्रेमी मानती थी। तो इसमें जो आपके सामने ऑप्शन है, अगर आप एक पॉइंट भी ना पता हो ना, जैसे कि आपको एक पॉइंट नहीं पता है, ये वाला नहीं पता, लेकिन वह भगवान कृष्ण को अपना प्रेमी मानती थी। ये आपने हिंदी में बहुत पढ़ा होगा कि जो मीराबाई थी वो कृष्ण से बहुत मतलब कृष्ण को अपना प्रेमी मानती थी। तो आपके सामने ये ऑप्शन है और इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो है सी जो है राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है आपको और उसमें से जो है उसके आंसर देने हैं। कृष्ण देवराय के शासन में विस्तार और सुदृढ़ीकरण की विशेषता थी। अगला है, उनके साम्राज्य में शांति और समृद्धि थी। उन्हें कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण का श्रेय दिया गया। राक्षसी तांगड़ी की लड़ाई में हार गया था। तो इसमें से आपको कौन सा उपरोक्त में से कौन से कथन कृष्ण देवराय से संबंधित है। कृष्ण देवराय से संबंधित पूछा गया है। तो आपके सामने है आंसर, जो इसका राइट आंसर होगा वो है आपका बी, 1, 2 और 3 जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान भरना है आपको।
यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या पूछा गया ये देख लेते। पहले कच्चे माल की खरीद के लिए हड़प्पा वासी जो थे, हड़प्पा वासियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जो रणनीति थी अभियान भेजने की हो सकती है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में जो है तांबे के लिए और दक्षिण भारत सोने के लिए जैसे क्षेत्रों के लिए था। मतलब आपको यहाँ पर क्षेत्रों के नाम बताने हैं। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है डायरेक्ट वो है खेतड़ी। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42वां। निम्न में से कौन सी शिक्षा जो है जैन दर्शन यानी महावीर की शिक्षाओं से संबंधित नहीं है। ऐसी कौन सी शिक्षा है। और जैन धर्म की आपको पूरी शिक्षा पता होनी चाहिए इसके लिए। तो सीबीएसई ने एमसीक्यू भले ही लिया हो, लेकिन आंसर जो है आपको बड़ा, मतलब आप सोच रहे हो कि आपके 8 नंबर या 6 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन नहीं आ रहे, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे बना देगी कि आपको उसके लिए पूरा पढ़ना होगा। तो आपके सामने ऑप्शन है ये कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा जो है जैन धर्म की जो है यानी जैन दर्शन की यानी महावीरों की शिक्षाओं से संबंधित नहीं है। पूरी दुनिया सजीव है, अहिंसा को उन्होंने दिया, इनका कहना है जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म से संबंधित नहीं है, और मठवासी अस्तित्व मोक्ष की एक आवश्यक शर्त है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जैन धर्म की जो शिक्षा नहीं है यानी उससे संबंधित नहीं है। तो वो है आपका सी, जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म से संबंधित नहीं है, उन्होंने ये कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके सामने ऑप्शन ये है आपके सामने, इसमें पढ़ना है आपको और बताना है कि बौद्ध धर्म से संबंधित, पहले जैन धर्म से पूछ लिया, अब बौद्ध धर्म से पूछा है कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो फा जियान और जुआन जांग जैसे तीर्थयात्री ज्ञान के लिए चीन से भारत आए थे। बौद्धिस्त्व को गहरा दयालु प्राणी माना जाता है। बौद्धिस्त्वों ने अपने प्रयासों के माध्यम से योग्यता अर्जित की और इसका उपयोग निर्वाण प्राप्त करने के लिए किया। महायान का शाब्दिक अर्थ महावाहन। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, बौद्धिस्त्वों ने अपने जो प्रयासों के माध्यम से योग्यता अर्जित की और इसका उपयोग उन्होंने निर्वाण प्राप्त करने के लिए किया। तो ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सूफीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है आपको और उसमें आपको बताना है कि सूफीवाद में ये क्या था या क्या नहीं था। ऑप्शन में देख लेंगे वो। तो यहाँ पे बात करते हैं इस पॉइंट की। तो यहाँ पे बोला गया बढ़ते भौतिकवाद के विरोध में उन्होंने तप और रहस्यवाद की ओर रुख किया। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कुरान की व्याख्या मांगी। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो जो थे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। शेख मोहिउद्दीन सिज्जी दिल्ली के रहने वाले थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए। 1, 2 और 3 सही है, बाकी चौथा जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45वां। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ये वैसा ही क्वेश्चन है ए और आर करके, और इसमें आपको बताना है कि ये सही स्पष्ट करता है कि नहीं करता ए और आर एक दूसरे को। तो इन्होंने दावा किया है ए ने कि कृष्णदेव राय के शासन की विशेषता जो थी विस्तार और समृद्धि से थी। कारण बोला विजयनगर साम्राज्य ने तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच भूमि का अधिग्रहण किया अपनी सैन्य तैयारी के कारण। तो इसका जो कह रहा है कि अब पूछ रहा है कि इसमें उपरोक्त अभिकथन और कारण से पता करें कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, यहाँ पे बोला गया है ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी बोला गया है जहाँ पर आपको कि बी ए और आर दोनों झूठ है, ए सही है और आर सही नहीं है, आर सही है लेकिन ए सही नहीं है। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है, तो वो है ए जो है इसका राइट आंसर है। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अगला है 46वां। नीचे दिए गए चित्र को, मतलब आपके साइड में जो ये चित्र दिख रहा है आपको, ये चित्र, तो इसमें जो है बौद्धित्व की छवि पर कला का कौन सा स्कूल स्पष्ट है। तो इनकी छवि पर कौन सा कला का जो है मतलब कला दिखाई देती है हमें, कौन से स्कूल स्पष्ट है। तो इससे तो आप बुक में एक बार देख लेना कि क्या बताया गया है और क्या दिखता है। इमेज ऐसी है कि इसमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि इमेज में से इसका आंसर निकलेगा या क्या है। लेकिन इसका जो राइट आंसर बताया हुआ है सीबीएसई ने कि गंधार, मतलब ए है गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, ये इसका आंसर बताया गया है। अगला क्वेश्चन जो है निम्न, ये 46 के स्थान पर जो है ये आपको करना नहीं है, लेकिन उन बच्चों को करना है जो दृष्टिबाधित यानी जो
देख नहीं पाते सही से, उनके लिए ये। वैसे इसको देख ही लेते हैं क्या पूछा गया इसमें। बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए कौन सी संस्था की स्थापना करी थी, आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संघ। संघ जो है ए इसका जो है राइट आंसर है। वैसे ये आप सभी के लिए नहीं है, ये 46वें के स्थान पर है। मतलब जो हमने वो इमेज वाला देखा था ये 46वां क्वेश्चन था। तो इसके स्थान पर जो है ये दिया गया है उन बच्चों के लिए जो दृष्टिबाधित है। और इसका राइट आंसर जो है ए है संघ। अब सेक्शन सी है आपका, खंड सी, स्रोत आधारित प्रश्न आएंगे इसमें। स्रोत आधारित प्रश्न, तो इसमें आपको जो है पढ़ना है सभी को और बताना है। इसमें टोटल जो 12 प्रश्न है जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसमें से आपको 10 करने हैं। तो यहाँ पर जो आपके स्रोत आधारित प्रश्न जो है इस तरह से है, जैसे आप ये सब पढ़ लेना पूरा, ये आपको पूरा पढ़ना है। पढ़ के आपको जो है बताना है कि क्या इसके बारे में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको वो बताना है। जैसे ये है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम डायरेक्ट, आप पढ़ लेना उसे। यहाँ पे 47वां की पासे के खेल में हारने के बाद जो है द्रौपदी ने ये सवाल किससे पूछा। आप अगर उसे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये सवाल उसने किससे पूछा और कौन सा सवाल कौन सा था। डायरेक्ट ये क्वेश्चन में यही बोला गया है कि पासे के खेल में हारने के बाद द्रौपदी ने ये सवाल किससे पूछा। तो आपके सामने ऑप्शन है कि युधिष्ठिर, दुर्योधन, ये चीज़ें जो है आपको उसमें पढ़ के ही पता चल जाएगी, क्लू मिल जाएगा आपको, तो आंसर दे पाएंगे आप। युधिष्ठिर, दुर्योधन, धृतराष्ट्र और भीष्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो है युधिष्ठिर, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रौपदी ये सवाल क्यों उठा रही है। तो इसमें जो है आपको आंसर बताना है कि द्रौपदी जो है ये सवाल क्यों उठा रही, जो वो सवाल उठा रही थी उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि वह एक पत्नी के रूप में अपनी स्थिति को जानना चाहती थी। जो पहला है ए वो राइट आंसर है इसका, वह पत्नी के रूप में अपनी स्थिति जानना चाहती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49वां, द्रौपदी ने अपने अपमानजनक व्यवहार पर क्या प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या बताया यानी क्या प्रतिक्रिया दी कि अपमानजनक जो व्यवहार पर, उनके साथ जो अपमानजनक व्यवहार हो रहा था उन पर उन्होंने क्या आपत्ति जताई, क्या उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो आपके सामने ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जिसमें उसने अपनी संपत्ति और स्वामित्व के कानूनी मुद्दों को उठाया। बी है उन्होंने पितृसत्तात्मक विवाह के संदर्भ में चुनौती दी। सी है वे परम स्वामी और स्वामी की आकृति का प्रतीक थी। और डी है आपका वह एक पत्नी के रूप में जिस व्यवहार का सामना कर रही थी उस पर एक सदमे और निराशे में रोई थी। तो ये डी जो है ये राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50वां, धृतराष्ट्र ने अंत में क्या प्रतिक्रिया दी। आपके सामने ये ऑप्शन दे रखे, ए धृतराष्ट्र ने पांडवों और द्रौपदी के व्यक्तित्व स्वतंत्रता बहाल की। बी है ऐसी, आपका सी है, आप पढ़ लेना इसे। और इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको उसमें दे रखे होंगे, उसको पढ़ना है आपको और उसका जो है राइट आंसर आपको उसमें क्लू मिल जाएगा, आंसर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो इस मामले के आधार पर आप एक पत्नी के रूप में द्रौपदी की स्थिति का मूल्यांकन कैसे करते हैं। तो उसने अपने पतियों के व्यवहार पर आपत्ति जताई, उसके पास अपने पतियों की तरह जो है संपत्ति के अधिकार नहीं थे, परिवार का उस पर पूरा अधिकार था, वह अपने पतियों के प्रति घृणा की भावना रखती थी। तो इसका जो राइट आंसर है कि ए है इसका, उसने अपनी पतियों के व्यवहार पर आपत्ति जताई थी। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52वां क्वेश्चन है, द्रौपदी के प्रश्न जो है स्त्रीत्व से कैसे संबंधित है। तो जो द्रौपदी की जो भी प्रश्न पूछे गए वो स्त्रीत्व से कैसे संबंधित है। उन्होंने महिलाओं की स्थिति पर सवाल उठाया, उन्होंने पितृसत्तात्मक मानदंडों के लिए स्टैंड किया, मतलब खुद खड़ी हुई, उसने सभी निष्क्रिय प्रकृति के प्रश्न उठाए, उसने चुपचाप अपनी दुर्दशा स्वीकार कर ली थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, उन्होंने जो है महिलाओं की स्थिति पर सवाल उठाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बी है, इसमें भी आपको क्या है कि एक यहाँ पर जो है ये जो है यहाँ पे टॉपिक लिखा होगा एक भगवान यानी एक ईश्वर, ऐसा कुछ लिखा होगा और आपको जो है ये पढ़ना है पूरा। ये है कबीर के बारे में दे रखा है और उनके बारे में उन्होंने जो भी बोला है ईश्वर के बारे में उन्होंने यहाँ पे लिख रखा है। तो इसमें जो है आपको क्वेश्चन दिए हुए तो इसे आपको पढ़ना है और बताना है कौन सा आंसर राइट है। तो उसे पढ़ने से आपको जो है क्लू मिल जाएगा, साथ ही अगर आंसर भी मिल जाता तो सही है। निम्नलिखित विकल्पों में से कबीर के अर्थ को पहचानिए। कबीर का क्या अर्थ है। तो एक केश्वरवादी पहलू, बहुदेववादी पहलू, नास्तिक पहलू, ईश्वरीय पहलू। तो एक ईश्वरवादी पहलू, मतलब वो कहते थे
एक ही भगवान है, सबको एक ही ने बनाया है। और ये जो कहते हैं बहुदेव है, नास्तिक है, कोई ईश्वरीय पहलू, वो सिर्फ एक मानते हैं। अगला क्वेश्चन है 54वां, यहाँ पर जो ये था आपका 53वां था। अगला देखते हैं, कबीर ने ईश्वर या सर्वोच्च शक्ति के लिए अलग अलग नामों का इस्तेमाल किया। कबीर ने ईश्वर या सर्वोच्च शक्ति के लिए अलग अलग नामों का इस्तेमाल किया, इससे क्या कोई निष्कर्ष निकल सकता है? तो आपके सामने ऑप्शन है, परम वास्तविकता की अवधारणा, सगुण भक्ति में विश्वास, अनुष्ठान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का एक तरीका, और वास्तविकता मूर्तियों की पूजा करने में एक भगवान। तो आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, परम वास्तविकता की अवधारणा। अगला जो क्वेश्चन है, कबीर की रचनाओं ने किस प्रकार बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा दिया? तो ये इसमें जो आपके सामने ऑप्शन है ये है ए, कबीर ने सभी में एक भगवान के रूप में सभी के बारे में जो है उल्लेख किया, सभी एक भगवान के बारे में जो उल्लेख किया। उन्होंने धार्मिक प्रथाओं पर जो है सवाल उठाया। वह जन्म से हिंदू थे, वह जन्म से इस्लामी थे, आज तक पता ही नहीं चला वो हिंदू थे या मुस्लिम थे। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका कबीर का ए, कबीर ने सभी में एक भगवान के बारे में उल्लेख किया, मतलब सभी को बताया कि एक ही भगवान है सबका। 56वां है क्वेश्चन, इसमें आपके सामने ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन कबीर के दर्शन का हिस्सा है? आपके सामने ये ऑप्शन है, ए है, उन्होंने परंपरा और कर्म कांडों पर जोर दिया था, उन्होंने शब्द या शून्य के रूप में अर्थों को इस्तेमाल किया, उन्होंने यज्ञ और बलिदानों पर जोर दिया, वह अपने दृष्टिकोण में एक कट्टरपंथी थे। तो आंसर हो जाएगा आपका बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे बोला गया है उन्होंने शब्द या शून्य के रूप में अर्थों का इस्तेमाल किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57वां आपका जो है क्वेश्चन, वहाँ पे बोला गया है कि कबीर की कविता का साहित्यिक और दार्शनिक महत्व है। तो जो कबीर की जो भी कविता है आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो इस सार का वर्णन करता है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ए है, जहाँ पर वह भगवान वह है जिसके बस अलग अलग नाम है, भगवान सभी सगुण रूपों में निहित है, ईश्वर कर्म कांडों से अलग एक दर्शन है, भगवान पुनर्जन्म पर आधारित है। तो ए जो है इसका राइट आंसर है, भगवान वह है जिसके बस अलग अलग नाम है। अगला क्वेश्चन है 58, जहाँ पर पूछा गया है कि कबीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है आपको और उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। आपके सामने ये जो है, कबीर एक निर्गुण संत थे, वे निराकार सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास करते थे, वे जाति और धर्म के आधार पर मतभेदों को दूर करना चाहते थे, उन्होंने अंधविश्वासों और कर्म कांडों की निंदा की। आपके सामने ये विकल्प है, इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, जो अगला सेक्शन है ये खंड डी, जहाँ पर आपका सेक्शन डी आता है और इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए, वो भी मानचित्र पर आधारित होंगे। ये क्वेश्चन मानचित्र पर आधारित 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और ये आपको जो है मानचित्र में भरना है। जैसे 59 क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कि भारत के राजनीतिक मानचित्र पर ए को प्रमुख अशोक शिलालेख के रूप में चिन्हित किया गया है। तो आपको ये बताना है कि ए दे रखा होगा, जैसे भारत का नक्शा होगा, मैं इधर आपको दिखा देता हूँ नक्शा कहाँ है। यहाँ आपका जो है मानचित्र दिया हुआ है, तो ये आपका मानचित्र है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, 2 ही क्वेश्चन पूछा गया है, एक 59 एक 60। तो यहाँ पे आपको ए में पूछा गया और बी में पूछा गया। आप क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में आपसे जो है पूछा गया है, ये है वो क्वेश्चन। तो भारत के राजनीतिक मानचित्र पर आपको ए को जो है प्रमुख अशोक शिलालेख के रूप में चिन्हित किया गया है। निम्न विकल्पों में से इसे पहचाने, कौन सा शिलालेख है? आप जगह देखेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा। इसमें से जो राइट आंसर है वो है गिरनार, ए इसका राइट आंसर है। ऐसी 60 है, इसी मानचित्र पर आपको बी को 2री शताब्दी ईसा पूर्व के महत्वपूर्ण नगरों के रूप में भी अंकित किया गया है। इन विकल्पों में से पहचान करना है आपको मथुरा, भृगु, कच्छा, श्रावस्ती और पुहार। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, पुहार जो है इसका राइट आंसर है। तो ये है आपका। 2 क्वेश्चन और दे रखे, लेकिन वो दृष्टिबाधित छात्रों के लिए जो देख नहीं पाते हैं, तो उनके लिए है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, उनके आपको जो है 59 की जगह ये करना है, जो दृष्टिबाधित है उनको वो 59 और 60 नहीं करना है, फिर जो दृष्टिबाधित है। लेकिन ज़्यादा सभी बच्चे यही करते हैं, ये आपका दृष्टिबाधित नहीं होता है लगभग बच्चे। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा मगध की राजधानी थी? तो आपके सामने ऑप्शन है,
अवंती, राजगीर, उज्जैन और तक्षशिला। इसका जो राइट आंसर है वो है राजगीर, मगध की राजधानी राजगीर। ये आपको भरना है ए में। और बी है ये आपका है, निम्नलिखित में से किसके पास स्तंभ अभिलेख था। आपके सामने ऑप्शन है, स्तंभ अभिलेख किसके पास था, तो इसके जो राइट आंसर है वो है आपका ए, टोपरा जो है इसका राइट आंसर है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर था सॉल्यूशन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ ही जो है आप क्लासेस की वीडियो ज़रूर देखें। इससे पहले मैंने जो है हिस्ट्री के आपके पूरा सिलेबस बता दिया है कि कौन से क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से आ सकते हैं। ऐसे आप 20-20, 25-25 करके आपको एक चैप्टर से क्वेश्चन निकाल के दिए MCQ, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना, क्योंकि इसमें से भी ऐसा हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चन वापस आ जाए आपके एग्ज़ाम में। तो ये था आपका जो है सैम्पल पेपर CBSE के द्वारा दिया गया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा पूरा। और यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।